हेलो, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ पॉलिटी को एक बहुत ही सिंपल वे में। स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझना बहुत आसान है, बट एक लय में समझना होगा। तो लेट्स एक्सप्लोर इट्स मीनिंग, टाइप्स, फंक्शन, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और इसके की फीचर्स। तो हम समझेंगे इसके अर्थ को, इसके कितने प्रकार हैं, कार्य प्रणाली क्या है, इतिहास जानेंगे कि किसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतिहास है वो क्या रहा है, और इसके की फीचर्स क्या है, मुख्य जो बिंदु हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, पहले सबसे पहले व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग क्या होता है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी किताब हम लोगों को क्लास 6 में दिखाई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी किताब है जिसके अंदर बहुत सारे कानून हैं। तो यस, इट हैज सुप्रीम लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, यानी कि एक ऐसा फाउंडेशन दिया गया है कि जो एक देश के लिए कानून की रूपरेखा बनाता है, जिसमें एक देश को चलाने के लिए जितने नियम, प्रावधान, कानून होने चाहिए वो सब इसमें मेंशन होते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, हम अपने समाज में कैसे रहेंगे, हमारे जो कर्तव्य हैं क्या होने चाहिए, ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, कोई हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, क्या इसके लिए कोई कानून है, प्रावधान है। तो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो संगठन है, वो कैसे बना है, ये सारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 हमारे देश के आजाद होने के टाइम के बाद 47 में देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, जो 26 जनवरी को ही हुआ था, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, और इसीलिए हम इस दिन को भी 26 जनवरी 1950 को हमारे गणतंत्र दिवस के रूप से तब से मनाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब आता है कि कितने प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें ये तो समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसमें क्या क्या मेंशन है, पर क्या इसके प्रकार भी हैं। तो यस, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर पूरा लिखित में संविधान है। और ये हमने कहाँ से एग्जाम्पल लिया, ये हमने लिया यूएसए से, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान में लिखा हुआ संविधान था, और हमारे देश का वृहत संविधान, यानी बहुत सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान जो है लिखा गया है। इट इज अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, और क्लियरली डिफाइन करता है ये पूरे गवर्नमेंट का जो भी गवर्नेंस है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हमारी सोसाइटी कैसे चल रही है, देश कैसे चलना चाहिए, सब कुछ रिटन अवस्था में आपको मिलेगा। और दूसरा, रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। एक तरफ तो ये बहुत ठोस भी है और एक तरफ से फ्लेक्सिबल भी है। कैसे, हम पार्शली इसको समझेंगे। पार्शली रिजिड है, थोड़ा रिजिड है और थोड़ा फ्लेक्सिबल है। कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं संविधान में जो अमेंड किए जा सकते हैं। अमेंड करने का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कानून कई बार बनते हैं, रद्द होते हैं और उसमें परिवर्तन भी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी मेजोरिटी भी है जहां पर कुछ भी परिवर्तन होना या कोई कानून का बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यानी रिजिड है। ठीक है, तो हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये समझना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हमारा संविधान काम कैसे करता है। जब हमें ये समझ में आ गया भाई संविधान में सब कुछ लिखित है, कानून लिखित है, प्रिंसिपल लिखित है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो क्या हम उनको पढ़कर अपने समाज में चल रहे हैं, तो फिर इसका फंक्शन चल कैसे रहा है। सबसे पहले हुआ है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी देश में हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं और हमारे सेंटर हैं, उनमें शक्तियों को, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों ही आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नजर आते हैं उसमें। ठीक है, तो कैसे बांटा गया कि दोनों में होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपका आता है राइट्स प्रोटेक्शन, यानी जो आपको अधिकार, जो आपको कर्तव्य आप पूरा करते हैं, अगर आपके जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो आपके हनन होते हैं, कोई नुकसान आपको पहुंचाना चाहता है, तो उसके जो अगेंस्ट में लॉज हैं वो भी कानून में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में बहुत अच्छे से मेंशन किए गए हैं। सो दिस इज द राइट्स प्रोटेक्शन, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स
जो सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं उनके मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन आता है गवर्नेंस फ्रेमवर्क। हमारी सरकार काम कैसे करती है, उसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है वो कैसे संचालन में आते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कोई भी चीज हाइड नहीं है, छुपी हुई नहीं है। आप अगर थोड़ा सा समय थोड़ी से उसको ठीक से समझना चाहेंगे तो सारी चीजें क्लियर करके समझ सकते हैं। इस तरह से पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है। ठीक है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, आप जानते हैं हमने पढ़ा था 1857 में जब प्लासी वॉर हुआ था। प्लासी वॉर के बाद क्या हुआ था, प्लासी वॉर के बाद 1858 से ब्रिटिश क्राउन का रूल हो गया था। ठीक है, तो इंडिया जो है वो पहली बार डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर था। उससे पहले तो एक कंपनी रूल करती थी ब्रिटेन के अंडर, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। 1757 प्लासी वॉर से लेकर 1857 भारत का हुआ पहले रिवॉल्ट, पहला ग्रैंड रिवॉल्ट जिसे कहा जाता है, विद्रोह कहा जाता है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के आने तक का रूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश जो था क्वीन थी वो डायरेक्ट रूल करने लगी इंडिया में और उन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट की। ठीक है, ताकि फ्यूचर में भी वो भारत पे रूल कर सके, क्योंकि उनके मन में ऐसी कोई तो योजना नहीं थी कि उन्हें भारत को छोड़ना है, तो वो प्रॉपर वे में भारत पर अपना काबू कर सके, इस तरह से कानून बनाए जा रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है 1935 का एक्ट। उससे पहले भी एक्ट आया है, जैसे 1919 का एक्ट आया है, 1909 का एक्ट आया है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारे एक्ट आए हैं। बट 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लाया गया, इस एक्ट में जितने भी प्रावधान किए गए, जितने भी चेंजेस किए गए और जो भी कानून बनाए गए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसा कर सकते हैं इसमें काम, फेडरल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, इसकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसी रहेगी, आज की डेट में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी के अनुरूप चल रहा है। तो 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन 1946 से लेकर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज चली, ये असेंबली 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चली और ये एग्जैक्ट टाइम है हमारे संविधान बनने में भी। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि संविधान बनाने में कितना टाइम लगा है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। 1946 से 1949 तक एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, एक संगठन इकट्ठा किया गया था, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली गठित की गई थी जो जिनका कार्य था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, कब, जनवरी 26 1950 में। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफेक्टिव हो गया था। अब बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरफ। हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये असेंबली थी कौन सी। सबसे पहले इसके अंदर कितने मेंबर थे, तो टोटल 299 मेंबर्स थे, जो अलग अलग प्रोविंसेस से, अलग अलग कम्युनिटीज से भारत में रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उस समय आप जानते हैं लगभग 550 स्टेट्स थे, जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी बुद्धि से और अपने कौशल से बाकी नेताओं के साथ जुड़ने से कम किया, 16 स्टेट्स के अंदर किया। लेकिन अब ये था कि जब संविधान बनेगा तो हर एक स्टेट से इंपॉर्टेंट मेंबर्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया, हर एक धर्म ने रिप्रेजेंटेशन दिया, ताकि संविधान हर एक के पक्ष में रहे। लीडरशिप की बात की जाए तो इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बी आर अम्बेडकर जी को यहाँ का प्रेसिडेंट समझते हैं, जबकि बी आर अम्बेडकर जी जो है वो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। ही वॉज द चेयरमैन पर्सन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। बट प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पूछा जाएगा तो आंसर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देंगे। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए सभी को, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली, यानी सामाजिक रूप से सबको न्याय मिले, आर्थिक रूप से सब सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके, और राजनीतिक तौर पे भी, चाहे वो कोई भी चुनाव हो उसमें सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या आप खुद भी एक उम्मीदवार बन सकते हैं। इस तरह से ढांचा तैयार किया गया है।
लिबर्टी की बात करें तो आपको आजादी है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आप कोई भी विश्वास में अपना किसी भी फेथ को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, आपको इस चीज की लिबर्टी है। बट लिबर्टी की भी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है जो सभी को याद रखनी है। इक्वालिटी, भारत के संविधान ने सभी को पावर दी है, चाहे एक छोटा रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई मर्सिडीज में जाने वाला हो, सबके लिए संविधान एक सा ही काम करता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं संविधान तो पैसों से खरीदा जा सकता है, तो कई ऐसे एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे जहां छोटे तबके के किसी इंसान को कानून में बहुत ज्यादा सहारा मिला है। ठीक है, हमारा कानून थोड़ा लचीला है, इसकी वजह से कभी कभी गड़बड़ होती रहती है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि एश्योरेंस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है जहां सभी जो लोग हैं सबको इंडिविजुअल नहीं समझ के एक जैसा समझा जाए। ठीक है, सब अपने राष्ट्र में एकता के साथ रहे, सबकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाए, तो हमें उस ऑब्जेक्टिव को भी मेन इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रेम्बल के लिए, प्रस्तावना के लिए एक आउटलाइन तैयार करते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन और गाइड करते हुए यही कानून बनाए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ, सबसे पहला टारगेट किया जाता है कि जो सेंटर हो वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे घर पे जो भी हमारा हेड ऑफ द मेंबर होता है वो थोड़ा स्ट्रांग रहे तो बाकी सारी चीजें डिसिप्लिन में रहती हैं। सेम वे भारत के भी सेंटर में एक स्ट्रांग पावर का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने अपने इतिहास में बहुत सारे राजाओं को देखा, जब जब सेंटर में कमजोर राजा हुए, जब जब सेंटर में किंग कमजोर पड़े, तब तब बाहर से अटैक हुआ, दूसरे राजाओं ने अटैक किया, तो सेंटर का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं ये सेंटर के हाथ में ही होते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक फेडरल कंट्रीज लाइक द यूएसए, इंडिया हैज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए सिंगल है। कोई भी स्टेट के लिए इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया, जिससे कानून का सभी के लिए इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारी जो न्यायपालिका है उसको कुछ इस तरह से बनाया गया है ताकि कोई भी उससे सुप्रीम ना हो। ठीक है, सबसे ऊपर जो दर्जा दिया गया है वो जुडिशियल सिस्टम को दिया गया है। इसीलिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रांग एक टूल है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। इमरजेंसी पावर्स भी दी गई हैं जो कि प्रेसिडेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स है। कभी भी ऐसा होता है कि अगर कोई स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ जाती है या कोई भी ऐसा रीजन, कोई जैसे कोरोना आ गया था या फिर कोई वॉर छिड़ जाती है, तो इस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। तो ये सारे यूनिटरी फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हमारे भारत में मल्टीपल स्टेट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे धर्म हैं। जब हमारे सदन में भी कोई ऐसा आप देखते होंगे सेशंस हो रहे होते हैं, तब भी आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती है ना? ऑपोजिशन पार्टी लड़ रही होती है, सेंटर पार्टी लड़ रही होती है। तो फेडरल फीचर्स में हमें ये समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिटरी और जो फेडरल फीचर्स है दोनों के लिए प्रावधान रखे हैं। एक क्वाजी फेडरल बनाया गया है। क्वाजी फेडरल का मतलब है पावर्स को सेंटर और स्टेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपने देखा होगा सेंट्रल पावर्स, स्टेट पावर, और इसके अलावा तीसरा एक और डिफरेंशिएट करने वाला एक और कॉलम है जिसमें पावर्स को एक और ग्रुप में बांटा गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं की डेट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डेट 1946, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड हुई, जिसमें 299 मेंबर्स थे, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, और उन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है 1949 की, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था नवंबर 26 में। ये डेट हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बट हमारा इनेक्ट कब हो रहा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को काम में कब ला रहे हैं, कार्यगत कब हो रहा है, वो हो रहा है 1950 को, और वो भी 26 जनवरी। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। यही हमारी जर्नी है जो इंडिया की इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब इसके बाद जो क्लास पॉलिटी की लेके आऊंगी वो होगी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि इस टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं। थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास।